रात के करीब 3:30 बजे किले की दीवारों के पीछे से किसी चीज के घिसटने की आवाज आई। हम 4 लोग थे, टॉर्चें बंद, सांसें थमी हुई, और तभी सामने वाले मेहराब के पीछे एक परछाई खड़ी हो गई। वो न हिली न बोली, बस खड़ी रही जैसे हमें जानती हो, हमें पहचानती हो। मैंने राकेश का हाथ दबाया, धीमे से कहा, मत हिलना। पर जैसे ही उसने गर्दन घुमाई, हवा बदल गई। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे किले की हर टूटी दीवार हमें घूरने लगी हो। दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं, ये कोई कहानी नहीं, न ही कोई अफवाह। ये उस रात की सच्चाई है जब हम 4 लोग गए थे और सिर्फ मैं ठीक ठाक वापस लौटा। बाकी आज भी उस रात का नाम सुनकर कांप उठते हैं। अभी हम मेरे घर के ड्राइंग रूम में बैठे हैं। तुम लोग बार बार पूछते रहे हो कि भानगढ़ में आखिर हुआ क्या था। आज पहली बार मैं सब कुछ बताऊंगा शुरू से। लेकिन सुनो, जो मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनना आसान नहीं होगा। उस रात हम चारों एक ही मकसद लेकर गए थे, खजाना। वो खजाना जिसके बारे में कहा जाता है कि भानगढ़ के राजकुमार की आत्मा आज भी उसकी रखवाली करती है। हमारी तैयारी 1 हफ्ते से चल रही थी। नक्शा, प्रवेश के रास्ते, रात में घुसने का सही समय, सब कुछ प्लान था। हमने तय किया था कि ठीक रात 2:40 बजे बाहरी दरवाजा पार करेंगे और सूरज निकलने से पहले वापस निकल आएंगे। लेकिन हमारा सबसे अहम नियम था आवाज नहीं। भानगढ़ में आवाज करना माने आत्माओं को जवाब देने की इजाजत देना, और हम में से एक ये नियम तोड़ने वाला था। 2:43 बजे रात हमने किले का बाहरी दरवाजा पार किया। हवा ठंडी नहीं थी, भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में धूल नहीं, किसी की मौजूदगी तैर रही हो। चारों तरफ सन्नाटा नहीं था, बल्कि सन्नाटे के पीछे एक इंतजार छुपा था। मैंने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन एक फुसफुसाहट हम चारों ने सुनी, जैसे कोई बहुत पास आकर कान में कह रहा हो, वापस जाओ। तुम सोच रहे होगे कि उस वक्त डर गया होगा, वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन लालच डर को दबा देता है। हम आगे बढ़ते गए। बाहरी दरवाजे से अंदर घुसकर हम सीधे उस हिस्से की ओर बढ़े जहां पुराने तहखानों के टूटे रास्ते थे। रास्ते में न कोई कुत्ता, न उल्लू, न सांप, कोई जीव नहीं, जैसे पूरा किला जिंदा होते हुए भी मृत हो। राकेश आगे चल रहा था। उसके पास थर्मल कैमरा था। उसने स्क्रीन मुझे दिखाई और फुसफुसाया, देख, ये देख, वहां कोई है। मैंने स्क्रीन देखी, दीवार के पीछे कुछ चल रहा था, पर आंखों से वहां कुछ भी नहीं दिख रहा था। थर्मल फ्रेम में वो आकृति बिल्कुल इंसान जैसी थी, लंबी, सीधी और स्थिर। जय ने धीमे से कहा, कोई और खजाने का शिकारी होगा। उसी वक्त उस थर्मल आकृति ने गर्दन मोड़ ली। हम सब सन्न रह गए। कैमरे पर वो आकृति जैसे सीधे हमारी तरफ देख रही थी, जबकि असल में वहां कुछ भी नहीं था। यहाँ तक आते आते हमें यकीन हो चुका था कि कोई हमें देख रहा है, लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। किले के बीचों बीच एक टूटी हवेली का आंगन था। हमने वहीं रुककर सांस ली और आगे का नक्शा मिलाया। तभी मोहित बोल पड़ा, अगर सच में राजकुमार की आत्मा यहाँ है तो सामने क्यों नहीं आती। उसके मुंह से निकला वो वाक्य किले के 400 साल पुराने नियम को तोड़ चुका था। भानगढ़ में आवाज देना माने आत्मा को बुलाना। हमने वो आवाज साफ साफ सुनी, किसी औरत की, जैसे दूर के गलियारे में डरकर सांस रोक रही हो। मैंने मोहित का कॉलर पकड़ा, बेवकूफ, चुप नहीं रह सकता था। तभी राकेश थर्मल कैमरा लिए कांपते हुए बोला, ये देखो, अभी देखो। कैमरे में 3 गर्माहट वाली आकृतियां दिख रही थीं और तीनों हमारी तरफ चलना शुरू कर चुकी थीं। तुम सोच रहे होगे शायद ये जानवर होंगे। रात में जो आकृतियां हमने देखी उनमें से एक की चाल बिल्कुल राजसी पोशाक पहने हुए आदमी जैसी थी। सीधी पीठ, उठा हुआ कंधा और भारी कदम। थर्मल स्क्रीन पर दिख रही तीनों परछाइयां अब हमारे सामने वाले गलियारे की ओर मुड़ चुकी थी। जय ने हकलाते हुए कहा, भाई, ये इंसान नहीं है, इनकी चाल हमसे मेल नहीं खा रही। हम चारों पीछे हटे ही थे कि पीछे का लोहे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। दीवारें हिली, धूल उड़ी और उस दरवाजे की सलाखों के बीच से किसी ने अंदर झांका। हाँ, इंसान नहीं, सिर्फ आंखें थीं। वो आंखें, पलकें नहीं झपक रही थी। मोहित वहीं ढह गया, चीखा, कौन है, कौन है वहाँ?
मैंने उसका मुंह दबाया पर देर हो चुकी थी। दूसरी बार किले में आवाज निकल चुकी थी। श्राप जाग चुका था। उसी पल थर्मल स्क्रीन पर दूसरी आकृति ने अचानक 4 कदम में दूरी लांघ ली, जैसे सामान्य चाल नहीं, झपट्टा हो। हमें लगा वो हमारे पीछे आ खड़ा है। सबने एक साथ पलटकर देखा, पीछे कुछ नहीं, लेकिन जमीन पर राकेश की पीठ के ठीक पीछे खून की 3 लकीरें खुद ब खुद उभर आईं। तुम सोच रहे हो ये भ्रम था? नहीं, हमारे पास उस खून की लकीरों की लाइव रिकॉर्डिंग थी और उसका अंत कैसे हुआ वो मैं आगे बताऊंगा। अब हम 4 नहीं 3 की मानसिक हालत बची थी। मोहित बड़बड़ाना शुरू कर चुका था, वो यही है, वो यही है, ये उसका राज है। तभी गलियारे के अंदर से वही तेज मर्दाना कदमों की आवाज आई, जैसे कोई भारी तलवार घसीटता हुआ चल रहा हो। राकेश की आवाज कांपी। ये वही राजकुमार है, खजाने का पहरेदार। और वो आवाज अब बिल्कुल हमारे पीछे रुक गई। हम पलटे नहीं, पर उसने सांस ली हमारी गर्दनों के ठीक पीछे। उस ठंडी सांस में लोहे और मिट्टी की गंध थी, जैसे किसी ने अभी अभी कब्र खोदी हो और फिर सील कर दी हो। वो सांस हमारी गर्दनों के इतने पास थी, हम में से किसी की हिम्मत नहीं हुई पलटने की। लेकिन कुछ सेकंड बाद पत्थर पर धातु घसीटने की आवाज रुक गई और फिर बहुत धीमी पर साफ एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। वो आवाज हमारे पीछे से नहीं, जैसे किले की हर दीवार से एक साथ आ रही थी। यह राज्य मेरा है। हम चारों वहीं जम गए। मोहित ने धीरे से गर्दन उठाई और बुदबुदाया, राजकुमार। उसी वक्त मोहित के कान से खून बहना शुरू हो गया, बिना चोट बिना छुए। तुम पूछोगे ये भ्रम होगा? भ्रम खून नहीं बहाता, उसकी एमआरआई रिपोर्ट आज भी सबूत है। उस आवाज के रुकने के बाद किले के अंदर से एक और आवाज आई, धातु की नहीं, सोने के टकराने जैसी। ठन ठन ठन, जैसे किसी ने धातु की पेटी खोली हो। जय के होंठ सूख गए। खजाना यही है, पास ही। हमने टॉर्चें जलाईं और पहली बार हमने देखा दीवार पर उभरा हुआ एक पुराना राजसी चिन्ह, तलवार और मुकुट का संयुक्त निशान। वही चिन्ह जिसका मतलब सिर्फ एक था, ये इलाका राजकुमार के अधिकार में है। मोहित अचानक हंसने लगा, कोई हल्की हंसी नहीं, पागलों जैसी। उसके होंठों से लार टपक रही थी। वो बस 2 शब्द दोहरा रहा था, मिल गया, मिल गया। राकेश ने उसका चेहरा पकड़ा। संभल मोहित, नहीं तो हम सब। उसी पल मोहित की गर्दन के पास से जैसे किसी ने नंगी तलवार की धार गुजारी हो, वैसी चीरने की आवाज आई, पर वहां कुछ था ही नहीं। और उसकी शर्त वहीं से 2 हिस्सों में कट गई। हम तीनों चीखे पर आवाज बाहर नहीं निकली। दिल इतना तेज धड़क रहा था, लगता था छाती फट जाएगी। मोहित अब भी पागलों जैसी हंसी में था। उसके चेहरे पर खून नहीं था, मगर आंखों में वो डर था जो इंसान सिर्फ मौत को देखने के बाद महसूस करता है। हमने उसे पकड़ा और बाहरी गलियारे की तरफ भागे, पर जैसे ही उस मेहराब तक पहुंचे, वो गेट जो हमने खुला छोड़ा था अब बंद था। जय ने जोर से खींचा। ये बाहर से बंद हुआ है, अंदर से नहीं। उस लोहे के गेट पर ताजा निशान थे, जैसे किसी ने तलवार घसीटते हुए अभी अभी उसे सील किया हो। पीछे से फिर वही आवाज, भारी कदम और तलवार का घिसटना, पर इस बार कदम तेज थे। वो हमारी ओर दौड़ रहा था। डर के मारे हम उलटे दाएं तरफ के एक टूटे तहखाने में घुसे। वहां अंधेरे में टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और हमने देखा पत्थर को चीरकर किसी ने एक जगह खोदी थी। उस खोखले हिस्से से सोने की थैलियों के मुंह बांधने वाले पुराने मुहर धागे लटक रहे थे। जय की आंखें चमक उठीं। यहाँ यहीं दबा है। लेकिन उसी खोखले हिस्से से अचानक एक ठंडी सांस बाहर निकली, जैसे कोई अंदर बैठा हो और हमने उसे छेड़ दिया हो। मैंने टॉर्च गिरा दी। उस खोखले हिस्से में 2 चमकती लाल आंखें कुछ पल के लिए दिखी और फिर अंधेरा। तुम अब समझ रहे हो, हम खजाने के इतने करीब पहुंच चुके थे कि अब वापसी की इजाजत नहीं थी। वहां से निकलना आसान नहीं, असंभव होने वाला था। जब हम बाहरी गलियारे की ओर भागे, मोहित बीच में ही रुक गया। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी, आंखें ऊपर घूम गईं और उसके मुंह से किसी और की भारी आवाज निकली, ये जो मेरा था उसे वापस लेने आए हो?
उस आवाज़ों में मोहित नहीं था, वो राजकुमार बोल रहा था उसके जरिए। राकेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम खजाना नहीं लेंगे, हमें जाने दो। मोहित के होंठ हिले पर आवाज़ उसी राजसी गुस्से में, लौट तो जाओगे पर जिंदा दिमाग लेकर नहीं। और यहीं से असली पागलपन शुरू हुआ। राजकुमार की वो आवाज़ मोहित के शरीर से निकलकर पूरे गलियारे में गूंज गई, जैसे किला खुद बोल रहा हो। मोहित अब इंसान की तरह नहीं चल रहा था, किसी कठपुतली की तरह। गर्दन एक तरफ मुड़ी, हाथ लटके हुए और पैरों की चाल बिल्कुल राजसी जुलूस जैसी, धीमी, भारी और आदेशपूर्ण। राकेश ने उसका कंधा पकड़ा। होश में आ मोहित, सुन। पर मोहित ने उसकी कलाई ऐसी पकड़ी जैसे किसी भूत ने लोहे की पकड़ लगा दी हो। राकेश चीखा, हड्डियां चटकने की आवाज आई। ये भ्रम नहीं था, उस पकड़ में असामान्य ताकत थी। जय की आंखें बदल चुकी थीं। वो कोने में जाकर पत्थर पर नाखून लिखने लगा। खून से दीवार पर लिखता रहा, वो यही है, वो देख रहा है। ये राज्य। उसका हाथ लहूलुहान हो गया, पर उसे दर्द का एहसास ही नहीं था। उसकी पुतलियां फैल चुकी थीं, जैसे दिमाग का ताला टूट चुका हो। तभी हवा फिर भारी हो गई और वही राजसी आवाज आती, तीसरी बार, पीछे मत देखना। ये आदेश था, पर इंसान की फितरत है, मना करो तो वही करता है। राकेश ने कांपते हुए पीछे देखा। वो चिल्लाया नहीं, उसकी आवाज गायब हो गई। गला खुला पर आवाज नहीं निकली, जैसे किसी ने उसकी बोलने की ताकत छीन ली हो। उसकी आंखें फैल गईं। उसने अपने ही बाल मुट्ठी में पकड़कर नोचना शुरू कर दिया। तीनों मेरे सामने, एक पागल, एक आधा मरा और एक अपनी आवाज खोकर टूट चुका। अब सिर्फ मैं बचा था और किला चाहता था कि मैं भी वहीं मर जाऊं या पागल होकर लौटूं। पर मैंने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया और यहीं से वो हिस्सा शुरू हुआ जहां मेरा सामना राजकुमार और उसके पहरेदारों से हुआ। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि हवा अचानक ठंडी, नहीं भारी हो गई, जैसे किसी महाराज की एंट्री से पहले दरबार में सन्नाटा छा जाता हो। और तभी सामने वाले गलियारे के मुहाने पर राजकुमार खड़ा था, पहले जैसा ही, लेकिन अब पूरी तरह से दृश्यमान। उसके दोनों तरफ दो लंबी काली परछाइयां खड़ी थीं, राजसी पहरेदार। उनकी चाल में कोई इंसानियत नहीं थी, बस राजकुमार का आदेश था। राजकुमार के एक हाथ में जंग लगी तलवार थी और उसके दोनों पहरेदारों के हाथों में भी वैसी ही भारी पुरानी तलवारें थीं। मैंने जमीन पर पड़ा एक भारी टूटी हुई लोहे की रॉड उठाई। यही मेरा आखिरी हथियार था। राजकुमार के होंठ नहीं हिले, पर उसकी आवाज़ सीधे मेरे दिमाग में गूंजी, तुमने मेरा आदेश तोड़ा। अब पहरेदार तुम्हें खजाने का अंतिम रास्ता दिखाएंगे। उन दोनों सैनिकों ने तुरंत मेरी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। उनके कदमों की आवाज़ किसी जीवित इंसान जैसी नहीं थी, लोहे पर धातु के टकराने जैसी। मैंने हिम्मत बटोरी और चीखा, पीछे हटो। पहली तलवार हवा में आई। मैंने रॉड से उसे रोका। लोहे के टकराने की आवाज़ ने पूरे किले में चीख पैदा कर दी। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए, लेकिन मैं रुका नहीं। दूसरे सैनिक ने मेरी तरफ झपट्टा मारा। मैंने घुटने टेककर उसकी तलवार को झुकाया और रॉड से उसके धड़ पर वार किया। वो इंसान नहीं था, इसलिए उसे दर्द नहीं हुआ, बस हवा में एक ठंडी सड़ी हुई गंध फैली। इस हाथापाई में मैं पीछे हटता रहा। मेरे चारों ओर धूल और लोहे की गंध थी और मेरे सामने 3 तलवारें थीं। मैं जानता था कि यह मेरी आखिरी लड़ाई है। मैंने आखिरी वार किया, पूरी ताकत से रॉड को सामने वाले सैनिक की छाती पर मारा। वो एक पल के लिए हिला, पर फिर तुरंत अपनी तलवार मेरी तरफ घुमा दी। मैं रॉड छोड़कर पीछे कूद गया। राजकुमार ने एक धीमी, क्रूर मुस्कान दी, बिना होंठ हिलाए। मेरे दिमाग में फिर से उसकी आवाज़ आई, वीरता दिखाते हो, पर मेरे राज्य में मौत भी मेरा ही चुनाव। मेरी सांस रुक गई। मैं पलटा भागने की कोशिश की, पर जैसे ही पहला कदम पीछे रखा, पूरा किला तारों की आवाज़ों से गूंज उठा। मैं आज तक चुका रहा हूँ। अगर तुम पार्ट 2 सुनना चाहते हो, कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, पार्ट 2। हम मिलेंगे अगली रात, वहीं से जहाँ इस रात का खून अभी सूखा भी नहीं।